नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर एक बार फिर आपका मैथमेटिका के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले वीडियोस में आपने विद्युत धारा से संबंधित टॉपिक्स पढ़ी, जिस पर हम 2 वीडियो डाल चुके हैं, जिसमें हमने प्रतिरोध की चर्चा की, धारा की चर्चा की, ओम्स नियम की चर्चा की। इसके अलावा ये देखा कि हमारा प्रतिरोध किन बातों पर आश्रित है, यादृच्छिक गति देखा, अनुगमन वेग देखा। अब हम उसके आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं कि किसे हम ओमीय चालक कहते हैं, अनोमीय चालक कहते हैं, तथा धातु, मिश्र धातु एवं अर्ध धातु जो हैं उनके निर्भरता देखेंगे ताप पर। आइए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले ओमीय चालक या ओमीय कंडक्टर, अंग्रेजी में हम लोग इसको बोलते हैं, तो ओमीय चालक सबसे पहली आज की हेडिंग। ये ऐसे चालक होते हैं जो ओम के नियम का पूर्ण रूप से पालन करते हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि V इज प्रोपोर्शनल टू I यदि हम भौतिक परिवर्तन ना करें, अर्थात अगर हम I का मान बढ़ाएंगे तो V का मान बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार अगर V बढ़ाएंगे तो I का मान बढ़ता जाएगा। और ये भी देखा V बराबर I R। मैंने इसका कंपेयर आपका करवाया रेखा Y बराबर mx से। मैथमेटिक्स में y बराबर mx एक ग्राफ शो करता है जो मूल बिंदु से होकर ऐसे जाता है। इस तरफ हम y अक्ष बनाते हैं, इधर x अक्ष। इस समय हमारे y का काम कौन कर रहा है, अगर आप ध्यान दें तो v कर रहा है, और x का काम कौन कर रहा है, अगर कोई पूछे तो r कर रहा है, i कर रहा है, और जो हमारा ये r है वो हमारे लिए m का काम कर रहा है। तो y बराबर mx, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, y बराबर mx, m एक कांस्टेंट के जरिए। तो जो x है उसके जगह हम v, y के जगह हम क्या कह सकते हैं I, और ये रहा हमारा ग्राफ। यानी कि अगर हम ओम्स का नियम ले तो देख रहे हैं जैसे जैसे हम I बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, इस पर पॉइंट्स ले रहे हैं, देख रहे हैं सर जी I भी बढ़ रहा है, V भी बढ़ रहा है। अगर मैं ये पॉइंट ले लूं तो देखिए आपको इतना दूर I के लिए आना पड़ेगा, V बढ़ेगा। यानी कि वह चालक जो ओमीय नियम का पालन करते हैं और उनका ग्राफ इस तरीके से प्राप्त होता है, वे सभी ओमीय चालक कहलाते हैं। ज्यादातर धातुएं ऐसा करती हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमारा है तांबे का तार और टंगस्टन का तार, तांबे का तार और टंगस्टन का तार। ठीक है, तो ये एकदम सिंपल चीज। अगर कोई पूछे परिभाषा तो ऐसे परिपथ या ऐसे चालक जो ओमीय नियम का पालन करें ओमीय चालक कहलाते हैं। अगला अनओमीय चालक, बहुत ही आसान चीज, अनओमीय, ओमीय चालक। ठीक है, या परिपथ भी कभी कभी बुकों में लिखा रहता है, सर्किट। ठीक है, अब अगर किसी ग्राफ हम बनाए V और I के बीच में किसी चालक या परिपथ के लिए, और ग्राफ में ऐसा ना मिलकर कुछ हटकर मिले, यानी कि हम परिभाषा में कह सकते हैं ऐसा परिपथ या ऐसे चालक जो ओम नियम का पालन नहीं करते हैं, उनका ग्राफ ओम नियम के इस ग्राफ का पालन नहीं करता, नहीं मानता, वह हमारे अनओमीय चालक कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल मैं ले लेता हूं, देखिएगा इधर मैंने V बनाया, इधर बनाया I। आपने ऐसे ग्राफ बना लिया, आप देख रहे हैं कि सर अगर इस पर मैं पॉइंट्स लेता जाऊं तो शुरू में तो मुझे लग रहा है कि अगर V बढ़ा, I बढ़ा तो V बढ़ा, फिर I बढ़ा तो V बढ़ा, लेकिन अब थोड़े देर बाद I बढ़ा, V बढ़ा, और इसके बाद देख रहे हैं हम I हम बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन V अचानक से बिल्कुल से एकदम ऊपर भागता चला जा रहा है। यानी कि अब यह मान यहां पर आने के बाद V का मान अनंत की तरफ अग्रसर हो चुका है। आगे उसने अपना इरादा डिसाइड कर लिया, यानी कि आप I चाहे जितना करो, इसके बाद अब इसका मान इनफाइनाइट ही होगा। ठीक है, दूसरा ग्राफ देखते हैं। अगर हमने ग्राफ बनाया, देखें आप I या V का जगह भी आपस में बदल सकते हैं, उससे ग्राफ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर मैंने I यहां बना लिया, V यहां बना लिया, और हमने एक ग्राफ बनाया, ये ग्राफ थोड़ा दिलचस्प है। देखिएगा ये ग्राफ मैंने बनाया, अब यहां पर एक नई चीज दिख रही है हमको, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मैंने ऐसे लाइन यहां से खींच लिया, मान लिया यहां पर हमने कि ये 1 एम्पियर है, समझाने के लिए अगर मैं इसको डॉटेड लाइन से खींचूं तो आप देखिएगा यहां एक पॉइंट, यहां एक पॉइंट, यहां एक पॉइंट, इसे अगर हम मिला दें नीचे लाकर तो आप पाएंगे कि सर आपको 1 I यानी कि 1 एम्पियर के लिए V के 3 मान मिल रहे हैं, 1 2 3, इसे V1 V2 और V3 कह सकते हैं। यानी कि यहां पर अगर हमें आना हो तो नीचे V1 कामा 1, दूसरा V2 कामा 1, और तीसरा क्या हो जाएगा V3 कामा 1। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप यहां पर भी आ जाइए, ठीक है, अगर आप यहां भी आ जाइए, मैंने मान लिया 2 एम्पियर है, तो इसको खींचने पर ये ग्राफ को कितनी बार काट रहा है, 2 जगह।
अब इसको अगर आप डॉटेड लाइन से नीचे मिला दें तो आप देख रहे हैं 2 एम्पियर के लिए भी आपको V के कितने मान मिल रहे हैं, 2। तो इस तरीके के अगर आपको ग्राफ मिल रहे हैं तो ये कंफर्म कर रहा है कि हमारा जो चालक है वह अनओमीय चालक है। और ऐसे अनओमीय चालक के बहुत सारे हमारे पास अच्छे उदाहरण है, जैसे डायोड वॉल, जैसे हमारा ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये सभी हमारे अनओमीय परिपथ या अनओमीय चालक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए मित्रों अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर ताप की निर्भरता देखते हैं धातुओं के लिए, मिश्र धातुओं के लिए और अर्धचालकों के लिए। तो धातु पर चर्चा हम लास्ट में करें, पहले हम चर्चा कर लेते हैं अर्धचालकों पर, फिर हम बात कर लेंगे मिश्र धातु पर और लास्ट में धातु पर, फिर उसी पर उसका न्यूमेरिकल जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं जरा ताप पर निर्भरता। तो आगे हेडिंग हमारी ताप पर निर्भरता। सबसे पहला हम ले लेते हैं अर्धचालक। अगर अर्धचालकों की बात करें मित्रों, तो अर्धचालकों को सामान्य ताप पर, ये हमारे एक सामान्य ताप पर ये कुचालक के समान व्यवहार करते हैं, कुचालक के समान व्यवहार करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि इनसे हमें धारा अच्छी प्राप्त नहीं होती, यानी कि बहुत ही कम प्राप्त होती है कम ताप पर। लेकिन जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते जाते हैं वहां पर इसका जो मान है धारा का वो बढ़ने लगता है, यानी कि इसकी चालकता बढ़ने लगती है, या इसका उल्टा बोलूं प्रतिरोध घटने लगता है। ठीक है, यानी कि ध्यान दीजिएगा, ताप बढ़ाने पर, मैंने ऐसे तीर लगाया, इसका मतलब बढ़ाने पर क्या होता है, हमारी चालकता बढ़ जाती है, चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, अगर ग्राफ के हिसाब से बात करें तो आप जरा देख सकते हैं ग्राफ, चालकता को हम लोग रो से दर्शाते हैं, पिछले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं। ये प्रतिरोध का उल्टा होता है, यानी कि अगर चालकता बढ़ रहा है तो प्रतिरोध घट रहा होगा। तो इधर देखिए चालकता है हमारा, इधर टेम्परेचर है, तो इसका ग्राफ यूं मिलता है। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे पहले प्रारंभ में हमारी चालकता की बात कर ली जाए यहाँ पर, तो हम ध्यान देंगे प्रारंभ में हमारी चालकता कम थी, या हम बाद में अगर बात करें, ठीक है, या इस तरीके से इसको समझ लिया जाए कि अगर हम यहाँ पर रो बना लिए हैं, ये टी है। अब इस ग्राफ से अगर हम समझने का प्रयास करें तो आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर, बल्कि हम यहाँ पर आर बना लेंगे, प्रतिरोध बना लेते हैं, तो देखिएगा प्रारंभ में हमारा प्रतिरोध बहुत ज्यादा है। अगर मैं यहाँ पर पॉइंट ले लें तो हमारा प्रारंभ में प्रतिरोध क्या है, T1 या T2, कम ताप के लिए प्रतिरोध हमारा क्या है, अधिक है। लेकिन जैसे जैसे हम ताप इधर बढ़ाते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं R की वैल्यू क्या हो रही है, घटती चली जा रही है। R का मान लगातार हमारा घट रहा है जैसे जैसे हम ताप बढ़ा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है मित्रों, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। प्रारंभ में हमारा जो प्रतिरोध है, आप देख सकते हैं शुरुआत में आपका प्रतिरोध, अगर मैं यहां पर ले लूं थोड़ा सा और आगे बढ़ाकर, तो आप कह सकते हैं प्रतिरोध लगभग अनंत है। और जैसे जैसे ताप बढ़ रहा है इसकी ऊंचाई क्या करे, लगातार धीरे 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 घटती जा रही है, यानी कि R का मान कम होता जा रहा है। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से समझें कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आइए देखें। अर्धचालकों की बात करें तो अर्धचालक आपस में इस तरीके से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, बंध बनाकर, सहसंयोजी बंध बनाकर जुड़े होते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम इनमें ताप बढ़ाते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं सामान्य ताप पर इनके पास कुछ खास नहीं है कंडक्ट करने के लिए, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या का अभाव है। कभी कभी यहाँ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमको मिल सकता है, और कभी कभी एक इलेक्ट्रॉन का कमी भी यहाँ पर आ सकती है, जो आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे कि हम उसे होल और इसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लेकिन फिलहाल ये आपस में इस सहसंयोजी बंध द्वारा बंधे होते हैं। अब जब आप इसका ताप बढ़ाना शुरू करेंगे मित्रों, तो ये सहसंयोजी बंध टूटेंगे। आपको मालूम है अगर सहसंयोजी बंध टूटने लगे तो हमें क्या मिलने लगेगा, जवाब होगा सर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। और इन इलेक्ट्रॉनों के ज्यादा मिलने के नाते क्या होगा, इसकी चालकता जो होगी वो बढ़ जाएगी और प्रतिरोध घट जाएगा। ठीक है, इसका अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास है जर्मेनियम और सिलिकॉन, जर्मेनियम और सिलिकॉन। ये हमारा खासकर जो हमारे सोलर प्लेट्स होते हैं उनमें उपयोग किया जाता है, उनके जरिए हम विद्युत उत्पन्न करते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगली टॉपिक की तरफ, मिश्र धातु। मिश्र धातु जो होता है वो हमारे लिए खास है, इसलिए क्योंकि मिश्र धातु का ताप अगर हम बढ़ा भी दें
ताप अगर हम बढ़ा दें तो प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन बहुत ही नगण्य, प्रतिरोध नगण्य बढ़ता है। ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोध नगण्य बढ़ता है, बढ़ता तो है लेकिन बहुत ही कम। यानी कि अगर मैं इतना बड़ा डंडा ताप के लिए बनाऊं तो इसके लिए इतना छोटा सा तीर बना लूं, यानी कि ताप बहुत ज्यादा बढ़ाने पर प्रतिरोध बहुत कम बढ़ेगा। तो ऐसी चीजें हमारे लिए फायदेमंद इसलिए हैं कि अगर हम किसी प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहे हैं और अचानक ताप में कोई परिवर्तन हो तो उस स्थिति पर उस हमारे चालक पर उसका प्रभाव दिखाई नहीं देगा। इसीलिए हमारे जो विद्युत यंत्र होते हैं या प्रयोगशाला में जो यंत्र होते हैं वो ज्यादातर मिश्र धातुओं से बनते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा ओम्स का नियम कहता है कि अगर भौतिक अवस्था बदले ना बदले तभी हम V इज प्रोपोर्शनल टू I कह सकते हैं, लेकिन अगर भौतिक अवस्था बदल लेंगे तो ऑब्वियस है V और I पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन मिश्र धातुओं में खासियत ये कि ताप बढ़ाने पर भी उनके प्रतिरोध में बहुत ज्यादा इजाफा नहीं होता है। इनका एग्जाम्पल मैग्नीन अच्छा खासा एग्जाम्पल है। ठीक है, मैग्नीन का प्रयोग हम लोग अपने आगे चलकर मीटर सेतु, ब्रिज सेतु, ये सब जो चीजें हम पढ़ेंगे उसमें सारी चीजें ज्यादातर मैग्नीन के तार से बनी होती हैं। इसके अलावा नाइक्रोम भी अच्छा उदाहरण है इसका। ठीक है, और कंसिस्टीन कैसे, नाइक्रोम भी इसका उदाहरण है। तो मैग्नीन और नाइक्रोम के तार हमारे अच्छे मिश्र धातु हैं जिनका उपयोग हम अपने यंत्रों के बनाने के लिए करते हैं। आगे चलते हैं, धातुओं पर बात करते हैं। धातुओं पर बात करने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ चीज कहना चाहूंगा, उसको जरा ध्यान से देख लें। हमने पीछे पढ़ा हुआ है हाई स्कूल में भी और यहां भी पढ़ चुके हैं, रो एल बाई ए। ये आउटपुट कैसे निकला था कि आर इज प्रोपोर्शनल टू एल। आर का मान सीधे सीधे क्या है हमारा, एल पर डिपेंड करता है, यानी कि एल अगर बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अब देखिए मैं बात करने जा रहा हूं धातु की, और धातु उष्मा एवं विद्युत दोनों के अच्छे चालक होते हैं। ठीक है, तो अगर किसी धातु को हम हीट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर उसको हीट करेंगे, उसका ताप बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस उसकी लंबाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर वो एल है तो उसमें डेल्टा एल की जरूर वृद्धि हो जाएगी, और अगर लंबाई बढ़ गया तो आप देखिए आर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि आर इज प्रोपोर्शनल टू एल। तो ताप बढ़ाने पर एल बढ़ेगा, अतः आर भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि धातुओं में ताप बढ़ाने पर हमारा प्रतिरोध में इंक्रीमेंट होता है, ये बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। अब दूसरी चीज, अगर मैं मान लूं कोई हमारे पास एल लंबाई का कोई डंडा है और हम उसे हीट कर रहे हैं। चलिए अब इसको फिर से समझते हैं थोड़ा सा। मान ली हमारा एल लंबाई का डंडा और इसको मैंने हीट किया, तो इसमें थोड़ा सा ग्रो अप हो गया, बढ़ गया। ठीक है, यहां पर जो ताप गुणांक है वो अल्फा है, छोटे क्लास की बात कर रहा हूं। तो अंतिम लंबाई कैपिटल एल बराबर क्या हो जाएगा, एल प्लस एल अल्फा डेल्टा टी, जहां पर एल हमारा प्रारंभिक लंबाई, अल्फा हमारा प्रतिरोध ताप गुणांक होगा यहां के सेंस में, वहां की भाषा में केवल प्रतिरोध वहां की भाषा में केवल हमारा ताप गुणांक होता है। यहां पर हम क्या बोलेंगे, इसे ताप गुणांक। अभी प्रतिरोध के टर्म्स में लेंगे तो आगे एक शब्द बढ़ जाएगा, प्रतिरोध ताप गुणांक। डेल्टा टी क्या है हमारा, तापांतर, कहां से कहां तक आपने गर्म किया, कितना इंक्रीमेंट किया टेम्परेचर में, वो ये बताता। तो इस सूत्र से हम ये निकाल सकते हैं। यही सूत्र हमारा आर पर भी काम करता है। अगर कोई आर निकालना चाहे तो हम कह सकते हैं सर जी फाइनली आर बराबर क्या लिखा जा सकता है, तो आर जीरो यानी कि प्रारंभिक प्रतिरोध प्लस आर जीरो, आगे क्या हो जाएगा, अल्फा डेल्टा टी। अब इस आर जीरो को जो हम कहेंगे प्रारंभिक प्रतिरोध, और अल्फा को हम लोग क्या कहते हैं, तो मेरा जवाब है बाबू केवल एक शब्द बढ़ा दो, यहां पर कह दो प्रतिरोध ताप गुणांक। ठीक है, इसका जो यूनिट होता है वो डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स यानी कि प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, तो ये हमारा जानकारी रहा, इसकी सहायता से हम किसी भी प्रकार का सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। एक स्पेशली सूत्र भी हमारे पास है। अगर हम मान लें हमारा 0 डिग्री पर ये प्रतिरोध मान लिया जाए, 0 और 100 डिग्री पर हमने प्रतिरोध दो अलग अलग पूछे और हमने बताया यहां पर सर जी आपका प्रतिरोध R0 है, यहां पर R100 है, और किसी खास ताप जिसका मान नहीं पता है वहां पर हमारा प्रतिरोध RT है। तो हम एक और भी संबंध का प्रयोग कर सकते हैं, जो संबंध कहता है डेल्टा टी बराबर हमारा हो जाएगा RT माइनस R0, और बटे में देखिएगा R100 से हम R0 घटा देंगे और गुणे लगा देंगे। फिर से देखिएगा R100 माइनस R0 गुणे 100 लगा देंगे। तो ये भी एक फॉर्मूला यूज किया जा सकता है, खासकर जब हमारे पास कुछ चुनिंदा तापों पर R का मान पता हो। R क्या है, फिर से मैं कह रहा हूं R0
0 डिग्री पर प्रतिरोध, 100 डिग्री पर प्रतिरोध R100, T डिग्री सेंटीग्रेड पर RT हो, तो हमारा डेल्टा T यानी कि तापांतर का मान RT माइनस R0 अपन R100 माइनस R0 गुणे 100 से निकाला जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं ये सारे सिस्टम आपको समझ में आ गए हों। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस है जिन पर हम बात करेंगे। आइए ध्यान दें, क्वेश्चन क्या दिया गया हमको। हमारे पास सवाल है कमरे के ताप 27 डिग्री पर, क्वेश्चन नंबर 3.5 पढ़िए जरा क्या दिया है। कमरे के ताप 27 डिग्री पर, ठीक है, किसी तापक अव्यय का प्रतिरोध यानी कि हम कह लेते हैं T1 टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारा R1 यानी कि प्रारंभिक, बल्कि T0 इसको कर लें तो और अच्छा है, ठीक है, T0 या R0 पर हमारा कितना है 117 ओम है। फिर कहता है अव्यय का ताप क्या होगा, ठीक है, जब प्रतिरोध के पदार्थ का ताप गुणांक कितने के बराबर है 1.70 इंटू 10 के पावर -4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्वेश्चन है आपका मित्रों, ध्यान दीजिएगा, एक करेक्शन है यहां पर, एक मिसिंग हुआ हमारा। सवाल दिया है कमरे के ताप 27 डिग्री पर किसी तापन अव्यय का प्रतिरोध 100 ओम है, 117 ओम, ठीक है, यहां पर है 117 ओम हो तो ताप का अव्यय का ताप क्या होगा। आगे हमने बढ़ाकर फाइनली जो अपना प्रतिरोध पाया वो 117 ओम पाया। अब पूछ रहा है ये कब मिलेगा, हमें किस ताप पर मिलेगा, जबकि हमको अल्फा की जानकारी है, ये 1.70 इंटू 10 के पावर -4 है, ठीक है। अब बताइए जरा फाइनली R2 बराबर क्या होगा, जवाब होगा फॉर्मूला है सर R0 प्लस R0 अल्फा डेल्टा T। तो बताइए R2 की इच्छा है कि हमारा मान हो जाए 117, R0 का मान हमें 100 दे रखा है, यहाँ 100 लगाया, अल्फा की जगह 1.70 इंटू 10 के पावर -4, डेल्टा T का मतलब हो गया हमारा T1 से 27 डिग्री को घटा दें, अंतिम ताप से प्रारंभिक ताप को घटा दें, इसको इधर भेज दिया जाए, 117 में से 100 गया 17, आगे हमारे पास 100 है, 100 से गुणा होकर यहाँ पर 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, यानी कि 170 गुणे 10 के पावर -4, आगे T1 -27 हो जाएगा। अब इसको हम लोग चाहें तो काट लें 17 से 10 बार में और इसको फिर नीचे भेज दें, तो ध्यान दीजिएगा इधर हो जाएगा आपका T1 -27, और जब ये नीचे आएगा तो यहाँ 10 पर 1 है और 10 पर -4, दोनों मिलकर 10 के ऊपर -3 हो जाएंगे, तो इसे ऊपर भेजने पर 10 के पावर -3 10 के पावर +3 बन जाएगा और T1 -27, तो 10 के पावर 3 का मतलब 1000 और 27 इधर आकर जुड़ गया, तो 1027 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा आंसर निकल आया। यानी कि अगर हम किसी तार का प्रतिरोध 27 डिग्री पर 100 पाते हैं, तो अगर उसका ताप हम बढ़ाकर 1027 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें तो उसका प्रतिरोध 117 ओम हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 3.7, ये भी कुछ वैसा ही, क्या लिखा हुआ है, सिल्वर के किसी तार का, ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, नंबर्स वही है जो एनसीईआरटी में दिया है, सिल्वर के किसी तार का 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 21.5 है, तो जरा ध्यान दीजिए R0 सॉरी 2.1 ओम है, ये है, जबकि हमारा प्रारंभिक ताप जो है T0 है वो 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, और 100 डिग्री पर प्रतिरोध हमको दे रखा है, यानी कि फाइनली R1 या R2 जो भी नाम दे दें, यहां पर हमारा मिल रहा है हमको अगला 100 डिग्री पर 2.7 ओम, और तापमान हमने बढ़ाकर कहां तक पहुंचा दिया है, तो जवाब है सर जी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमसे क्वेश्चन ये है कि अल्फा का मान क्या होगा, प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होगा। अब बताइए जरा क्या हो जाएगा, R2 बराबर, तो जवाब है R0 प्लस R0 अल्फा डेल्टा T। R2 का मान कितने के बराबर है, जवाब है सर 2.7 के, R0 की वैल्यू कितने के बराबर है, जवाब है सर 2.1 के, तो ये 2.1 अल्फा का मान निकालना है, डेल्टा T का मान, तो जवाब है सर पहले 100 डिग्री सॉरी प्रारंभ में 27.5 डिग्री, बाद में 100 डिग्री, तो अंतिम में से प्रारंभिक को घटा दिया गया। अब देख लेते हैं इधर क्या आ जाएगा, 2.7 से हम 2.1 घटा देंगे, 0.6 हो गया, आगे 2.1 इंटू अल्फा इंटू 100 में से 27.5, तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, और फिर 9 में से 2 गया 7, 72.5। अब इसको यहां से काट सकते हैं और फिर यहां पर देख सकते हैं 3 दूना 6,
3 सते 21, तो अल्फा बराबर हमारा हो गया 2 बाई, यहाँ देखिए 7 पचे 35, 7 दूना 14, 1 14, 14 3 17 और 7 सते 49, 49 एक 50, एक अंक पर दशमलव लग जाएगा। इसको काट दें, ऊपर एक जीरो, तो अब हम 5075 से 20 में भाग देना चाह रहे हैं, एक दशमलव फिर जीरो, फिर एक जीरो और फिर एक जीरो हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 से 4 बार तो नहीं, लेकिन 3 बार आराम से ले जा सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सर जी ये काटने पर हमारा आ जाएगा 0.003। अब आगे अंक मैं नहीं बढ़ा रहा हूं, सीधे कह दूंगा अल्फा बराबर, तो कहेंगे सर जी 1 2 3 अंक इधर चलिए, 3 गुणे 10 के पावर -2 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, या ऐसे C पर -1 या प्रति डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आसान लगा होगा सवाल, कुछ खास नहीं है, टू द फॉर्मूला, स्ट्रिक्टली एकदम सीधे सीधे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 3.8 की तरफ। 3.8 क्वेश्चन दिया हुआ है, नाइक्रोम का एक तापन अव्यय 230 वोल्ट की सप्लाई से संयोजित है। 230 वोल्ट की सप्लाई से संयोजित है। ठीक है, और 3.2 एम्पियर की धारा लेता है। ये लेता है कितना? 3.2 एम्पियर की धारा। ठीक है, फिर कहता है जो कुछ सेकंड में 2.8 एम्पियर हो जाती है, तो T2 बराबर क्या हो जाता है? 2.8 एम्पियर कुछ देर बाद। ठीक है, सॉरी T2 नहीं, I2, सॉरी, ये हमारा B है। अब कहता है यदि कमरे का ताप 27 डिग्री हो, प्रारंभिक ताप हमारा जो था, शुरुआती ताप जो था वो हमको दे रखा है कितना? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर कहता है तो तापन अव्यय का स्थायी ताप क्या होगा? तापन अव्यय का स्थायी ताप क्या होगा? यहाँ पर मैं मुझसे मिट गया है, अल्फा नाइक्रोम की वैल्यू भी हमारे पास है, वो हमको दिया गया है सवाल में कितने के बराबर, तो जवाब है सर ये मान हमको दिया गया है। एक मिनट मित्रों, मैं वैल्यू देख लूं कितना दिया गया इस सवाल में हमें। 1.70 इंटू 10 के पावर -4 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ये दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अल्फा भी मौजूद ही है, तो हमको पूछ रहा है T2 कितना होगा, ये ताप कब मिलेगा। ठीक है, जब 2.8 हो जाए एम्पियर धारा तब क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए R1 निकाल लें प्रारंभिक ताप पर, ये V है, ये I है, तो बताइए जरा V बराबर I1 इंटू R1, तो R1 बराबर V बाई I, I1 यानी कि 230 बटा 3.2, इससे काट कर आप यहाँ जीरो लगा सकते हैं। दूसरे केस में हम निकाल लें R2, तो R2 के लिए V बराबर I2 इंटू R2, इसको फिर नीचे भेज देंगे, R2 बराबर 230, क्योंकि मैंने वोल्टेज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है, केवल हमारा करंट बदल रहा है, और वो भी क्यों? क्योंकि हम ताप बढ़ा रहे हैं। तो नीचे I2 का मतलब हो गया 2.8, ये भी कट गया। ठीक है, अभी बहुत सारे काट छाट बाकी हैं, आप चाहें तो काट सकते हैं। 4 8 32, 4 पंजे 20, 4 सते 28 और 4 पंजे 20। फिर यहाँ आते हैं 4 सते 28, और यही हाल यहाँ भी होगा 575। ठीक है, ये हो गया। अब आगे सूत्र हम जानते हैं कि R2 बराबर क्या हो जाएगा? प्रारंभिक प्रतिरोध धन प्रारंभिक प्रतिरोध अल्फा डेल्टा T। तो हमारे पास ये है 575 बटा 8, ये है हमारे पास 575 बटा 7 धन R1 यानी कि 575 बटा, ठीक है, बटा कितना है हमारे पास? R1 का मतलब कितना है? 8। ठीक है, यहाँ भी 8 होगा, यहाँ पर गलती हुआ मित्रों, 7 है। ठीक है, फिर अल्फा है कितना हमारे पास? तो जवाब 1.70 इंटू 10 के पावर -4। फिर डेल्टा टी की वैल्यू अभी रख लेंगे, पहले आप जरा गौर करिए, ये हर जगह से क्या हुआ? कट गया, हमारे पास आ गया 1/7, यहाँ पर आ रहा 1/8, तो इसको हम इधर भेज लेते हैं। 1/7 माइनस 1/8 बराबर 1/8 इंटू 1.70 इंटू 10 के पावर -4। डेल्टा टी का मतलब अंतिम ताप माइनस प्रारंभिक ताप, यानी कि T2 माइनस T1, और T1 की वैल्यू हमें 27 डिग्री सेंटीग्रेड 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है। 7 और 8 का लसापा 56, ये 8 माइनस 7 रहा, आगे 1/8, तो 8 सते 56 इंटू 1.70 इंटू 10 के पावर -4, T2 माइनस 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बताएं आप क्या कर सकते हैं? तो जवाब होगा सर ये पूरा सिस्टम हम नीचे ले आए और साथ में 27 भी इधर, तो देखिएगा T2 बराबर कितना आ जाएगा हमारा? जवाब होगा सर T2 बराबर हमारा हो जाएगा 8.7/7 इंटू, ये पूरा सिस्टम नीचे आ गया 1.70 इंटू 10 के पावर -4।
ठीक है। और यहाँ T2 माइनस 27 था, इधर देखिए बाएं तरफ क्या बचा हुआ था हमारा पूरा, T2 माइनस 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इस 27 को उधर भेज दीजिए और T2 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो उम्मीद करता हूं ये पूरे क्वेश्चंस और आज का सेक्शन आपको बहुत अच्छा लगे, आपकी प्यारी कमेंट्स हम तक आए और हमारी हौसला अफजाई हो। अगले सेक्शन में हम बैटरी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेलों के प्रकार, साथ ही आंतरिक प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे किस प्रकार सेलों का संयोजन किया जाता है। तो हमें देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद। ऐसे ही आपका प्यार दुलार हमको मिलता रहे। इसी के साथ मैं आनंद सर आपसे लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।